हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल फॉर माई क्लासेज, दक्षा क्लासेज। तो आज हम पढ़ेंगे चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का आपकी टोलमैन साइन लर्निंग थ्योरी बीएड फर्स्ट ईयर में। ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपका फर्स्ट बुक में चाइल्ड एंड ग्रोइंग अप में। तो ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होएगी, या तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रही है या फिर आप बीएड में किसी भी यूनिवर्सिटी से आप बीएड कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टोलमैन साइन लर्निंग थ्योरी। अमेरिकन मनोवैज्ञानिक एडवर्ड टोलमैन ने सन 1932 में अपनी एक प्रकाशित पुस्तक परपोसिव बिहेवियर इन एनिमल्स एंड मैन में एक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे टोलमैन संकेत अधिगम या संकेत गेस्टाल्ट अधिगम के नाम से जाना जाता है। टोलमैन, ये इसके नाम है जो टोलमैन ने अपनी थ्योरी दी है। इसके सिनोनिम्स हैं ये। संकेत अधिगम भी इसे कहा जाता है, संकेत गेस्टाल्ट अधिनियम भी इसे कहा जाता है, साइन लर्निंग थ्योरी भी इसे कहते हैं। तो कई बार नाम बदल के आ जाए तो एग्जाम में कोई भी नाम आपसे पूछ ले तो ये सब किसकी थ्योरी है? टोलमैन की थ्योरी है। ठीक है। टोलमैन द्वारा दिए गए सिद्धांत के अनुसार सीखने की क्रिया में उद्देश्य का विशेष महत्व है। इनका विचार है कि प्राणी की सभी महत्वपूर्ण उद्देश्य पूर्ण होती है। बिना उद्देश्य के हम कुछ भी नहीं सीखते हैं। हमारे लाइफ का कोई उद्देश्य होता है, हमारे लाइफ का कोई ना कोई लक्ष्य होता है। जैसे आपका लक्ष्य है कि टीचर बनना, गवर्नमेंट टीचर बनना, या तो उसके लिए आप क्या क्या काम करते चले जाते हो, ये आपका मेन उद्देश्य है। टीचर बनना आपका मेन उद्देश्य है। तो अगर आपका उद्देश्य नहीं होगा तो आप ना तो कोई थ्योरी पढ़ रहे होंगे, ना कोई आप बीएड कर रहे होते, ना ही आप कोई भी तैयारी आप नहीं करते, किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन नहीं लेते। तो आपका उद्देश्य है, आपका एक लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? आपका गवर्नमेंट टीचर बनना। सिर्फ आपका ही नहीं, जिसका जो भी लक्ष्य है, सभी की लाइफ का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए इंसान वो करता है। तो कि बिना उद्देश्य के कोई लाइफ नहीं होती। ये सब कहना है टोलमैन का। इनका इस सिद्धांत के अनुसार सीखने वाला उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रतीकों का प्रयोग करता है। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जो सीखने वाला होता है, जो लर्नर होता है, वो किसका प्रयोग करता है? प्रतीकों का, साइन का। जो से चिन्ह होते हैं उनका यूज़ करता है सीखने के लिए। इसलिए इनकी थ्योरी का नाम भी यही है, साइन लर्निंग थ्योरी। साइन से कोई लर्नर ज़्यादा सीखता है और विषय वस्तु में also सीखने का प्रयास करता है। इन्होंने एक्सपेरिमेंट भी किया था चूहों के ऊपर, वो हम आगे देखेंगे क्या क्या एक्सपेरिमेंट किया था। और इन्होंने क्या किया था, कई मनोवैज्ञानिकी को थ्योरी को मिलाकर अपनी एक अलग थ्योरी सामने लेकर आए थे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या थ्योरी इन्होंने ऐड करी, वो भी हम देखते हैं। सिद्धांत के जो पहले तो हम देखते हैं कि सिद्धांत के टोलमैन की थ्योरी के इनके किन किन अन्य नामों से जाना जाता है। जो सिद्धांत है इनके, उनको अन्य किस नाम से जाना जाता है, ये देखते हैं पहले। चिन्ह अधिगम सिद्धांत, चिन्ह गेस्टाल्ट सिद्धांत, संकेतन सिद्धांत, प्रतीक अधिगम सिद्धांत, उद्देश्यवादी अधिगम सिद्धांत, अव्यक्त अधिगम सिद्धांत, न्यूनतम प्रयत्न सिद्धांत, संज्ञात्मक अधिगम सिद्धांत। तो जो इनके जो कुछ नाम है, ये थ्योरी तो एक ही है टोलमैन की दी हुई, लेकिन इनके अनेक नाम दिए गए हैं। अगर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ ले कि इनके अलग अन्य नाम क्या क्या है, या पूछ ले कि ये प्रतीक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था, तो किसने दिया? तो टोलमैन ने दिया था। अव्यक्त अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? टोलमैन ने दिया था। तो बहुत सारे इसके सिनोनिम्स भी हैं। और टोलमैन ने अपनी थ्योरी को प्रेजेंट करने के लिए कई मनोवैज्ञानिकों की थ्योरी का सहारा लिया था। जैसे हम नोट्स बनाने के लिए कई बुक्स का सहारा लेते हैं, तो इसीलिए इन्होंने भी अपनी थ्योरी को प्रेजेंट करने के लिए, अपने व्यूज़ को प्रेजेंट करने के लिए कई सारी थ्योरीज़ को, कई मनोवैज्ञानिक की थ्योरी को अपनी मिक्सअप किया था और निकल कर आ गई एक अलग ही थ्योरी। तो इनका क्या कहना है कि किस किस की थ्योरी को इन्होंने, किस के विचार को इन्होंने अपनी थ्योरी में शामिल किया था। तो हम देखते हैं आगे। वो वॉटसन की व्यवहारवादी विचारधारा को, वुड्सवर्थ की ज्ञानात्मक मनोविज्ञान को इंक्लूड किया इन्होंने। मैकडूल का हार्मोनिक दृष्टिकोण को इंक्लूड किया है। सिगमंड फ्राइड का मनोविश्लेषणवाद को इंक्लूड किया है। वल्दाइमर, कोफा और कोहलर का
का सिद्धांत को इन्होंने यहाँ पे इंक्लूड किया, ऐड किया अपनी थ्योरी में। जो गेस्टाल्टवादी थे, इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी कि जो चिंपैंजी पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था कि बंदा या जो व्यक्ति है सोच समझकर अगर उसके सामने कोई प्रॉब्लम्स आती है तो वो अपना थोड़ा सा चिंतन करता है, अपना सूझबूझ के द्वारा उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करता है। तो इसीलिए इनकी जो थ्योरी है साइन लर्निंग थ्योरी, तो इन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति होता है वो साइन से सीखता है, चिन्हों से सीखता है। जब कहीं भी व्यक्ति जाता है उसके दिमाग में ये इमेजेस बननी स्टार्ट हो जाती है, और जब को रिपीटेशन पर कहीं दोबारा से भेजा जाता है तो उसी जगह पर उसके माइंड में क्या हो जाता है, साइन जो चिन्ह होता है वो उसके माइंड में रहते हैं, और इससे व्यक्ति ज़्यादा जल्दी सीखता है। तो ये आपकी यहाँ पे नाम देख लीजिए। इसलिए भी इसको चिन्ह गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहा जाता है। चिन्ह जैसे ये पीछे दिया गया है, जैसे यहाँ पे पीछे दिया हुआ है चिन्ह गेस्टाल्ट सिद्धांत, तो चिन्ह इन्होंने नाम दिया था और गेस्टाल्टवादी का सिद्धांत इन्होंने ले लिया था, इसलिए इसका नाम पड़ा चिन्ह गेस्टाल्ट सिद्धांत। और इन सब की थ्योरी को इन्होंने ऐड किया है। अब इनका एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं, इन्होंने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए थे। इन्होंने 2 ग्रुप लिए थे चूहों के, ग्रुप ए और ग्रुप बी। टोलमैन ने 2 चूहों पर किया था और 2 ग्रुप के चूहों पर किया था, ग्रुप ए। एक तो था ग्रुप ए और एक था एक बी ग्रुप, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, एक ग्रुप और बी ग्रुप को दोनों ने इसने भूल भुलैया में डाल दिया, और एक को तो वो खाना देता था, और जो एक्सपेरिमेंट किया था जो भूल भुलैया थी उसको कहा जाता है टी इमेज। इसको क्या कहा जाता है, टी इमेज। और इनके एक्सपेरिमेंट को क्या कहा जाता है, टी इमेज। तो इनके एक्सपेरिमेंट को कहा जाता है टी इमेज। या जिस पजल बॉक्स में इन्होंने डाला था उसको टी इमेज कहा जाता। तो इन्होंने क्या किया, 2 ग्रुप लिए, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए को तो इन्होंने पजल बॉक्स में डाल दिया और ग्रुप ए को ही खाना देते थे। तो इन्होंने देखा कि जो चूहे हैं वो खाना खा रहे हैं, और जो पजल बॉक्स है उसको वे कब इधर उधर घूम रहे, उसमें देख रहे हैं, और वहाँ पे घूमते 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 उन्होंने ये देख रहे हैं कि उन्होंने एग्जिट पॉइंट कहाँ पर है। और इसी तरीके से उन्होंने 10 दिन हो गए, और 10 दिन घूमते घूमते हो गए, और जो बी ग्रुप था उसको खाना नहीं देता था इन्होंने। ए ग्रुप को ही खाना देता था, बी ग्रुप को इन्होंने खाना नहीं दिया। बी ग्रुप को खाना इन्होंने दिया 10 दिन के बाद, 11वें दिन इन्होंने खाना दिया। तो इन्होंने क्या देखा कि जितना टाइम ग्रुप ए लगा रहा है एग्जिट पॉइंट तक पहुंचने के लिए, उतना ग्रुप बी को खाना मिलने पर ग्रुप बी ने ग्रुप ए से पहले एग्जिट पॉइंट को ढूंढ लिया, पहुंच गया वहाँ तक, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, साइन का यूज़ किया था। उनके दिमाग में साइन बन गए थे कि हम कहाँ कहाँ पे जा रहे हैं। जो पजल बॉक्स था उसके बारे में चूहों को पूरी तरीके से अंदाज़ा हो गया था कि कहाँ कहाँ से रास्ता है, कहाँ कहाँ जाना है, और कहाँ कहाँ से हम बाहर निकल सकते हैं। तो जैसे ही ग्रुप बी को उन्होंने खाना दिया, तो जगह का तो ग्रुप बी को तो पता था, लेकिन उनको ये पता था कि यहाँ पर खाना रखा हुआ है, एक एंडिंग पॉइंट पर खाना रखा हुआ है, या फिर कहीं पर भी बीच में पजल बॉक्स में उसने खाना रख दिया। तो ग्रुप बी के चूहों को ये पता था कि ये रास्ता कहाँ कहाँ जाता है। तो जल्दी से जल्दी उन्होंने क्या किया, उस खाने तक पहुँच गए और अपने एग्जिट पॉइंट से बाहर निकल गए। तो टोलमैन ने ये देखा कि जिस ग्रुप को ए को मैं डेली खाना देता था वो इतने एक्टिव नहीं थे जितने एक्टिव बी ग्रुप है, क्योंकि ग्रुप ए को तो डेली खाना मिलता था, डेली उनको खाने को दिया जाता था। तो उन्होंने क्या किया, बस उसको वो खाने को देखते थे और रास्ता उनको पता था, लेकिन पैसिव हो गए थे थोड़े से। और ग्रुप बी को जैसे ही खाना मिला, जैसे ही उनका कोई लक्ष्य था, तो उन्होंने क्या किया, जगह का उनको पता था और जल्दी से जल्दी खाना खाकर अपने एग्जिट पॉइंट से बाहर निकल गए।
जैसे आपके साथ होता है ना कि आप कहीं पर जा रहे हो या फिर आपको कोई लेकर जा रहा है अपने साथ, तो आप 1 दिन गए, 2 दिन गए, 3 दिन गए, तो आप बाहर देखते हुए चलते हो कि आप कौन-सा रास्ता आ रहा है, आप कौन-सा दुकान आ गई, सबके नाम आप देखते हुए चलते हो। तो जस्ट आप घूम रहे हो और आपको जगह का पूरा अंदाज़ा हो गया है कि ये रास्ता कहाँ-कहाँ जाता है, अब आगे क्या आएगा, अब आगे कौन-सी शॉप आएगी, कौन-सा रास्ता कहाँ पे जा रहा है, कहाँ पे टर्न करेगा, यू टर्न करेगा या आप कहाँ पे रास्ता है, तो आपको सब पता है। तो कुछ दिन के बाद आपको ये कह दे कि वहाँ से तो पैसे उठाने उस जगह से, तो आप डेली उसी रास्ते पर जाते हो, तो तब आप किसी से पूछोगे नहीं, डायरेक्ट आप जाओगे और जल्दी से वो पैसे उठाकर आ जाओगे, क्योंकि आपको रास्ता पता है, आपको चिन्ह पता है, आपको साइन पता है, आपके माइंड में वो इमेजेस सेट हो गई हैं कि हमें कहाँ पे जाना है, कहाँ से पैसे उठाने हैं मुझे। तो यही कहानी थी टोलमैन की। टोलमैन ये बताना चाहता है कि जो व्यक्ति होता है वो किससे ज़्यादा सीखते हैं, साइन से ज़्यादा सीखते हैं। तो ये इसका एक्सपेरिमेंट था। तो ये इसका पूरा एक्सपेरिमेंट था, ये थ्योरी आप पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है ईजी वे में। अब इसके टोलमैन सिद्धांत के मुख्य विचार है, इसकी पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहाँ से आप रीड आउट कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं टोलमैन सिद्धांत के मुख्य विचार। फर्स्ट है संपूर्ण बनाम आंशिक उपागम। यहाँ इस बात पर जोर दिया गया कि व्यवहार को उसके संपूर्ण रूप में अध्ययन किया जाना चाहिए, उसके आंशिक रूप में नहीं, क्योंकि व्यवहार का ये पूर्ण और समग्र रूप कई विशेषताओं से युक्त रहता है। व्यवहार का अध्ययन पूरी तरीके से उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए। इनका ये कहना है कि कोई भी प्रॉब्लम्स है, कोई भी प्रॉब्लम हमारे सामने आती है तो हमें पूरी तरीके से पूरा उसको जज करना चाहिए। तो उसे पूरी प्रॉब्लम को हमें देखना चाहिए, इन्हीं पार्ट में नहीं देखना चाहिए, पूरी होल प्रॉब्लम को हमें देखना चाहिए। प्रॉब्लम को एज ए होल देखते हैं तो उस प्रॉब्लम को हम जल्दी सॉल्व आउट कर देते हैं। अगर हम पार्ट्स में देखते हैं तो हम उस पार्ट में ही उलझे रह जाते हैं। इसीलिए इनका कहना है कि हमें प्रॉब्लम्स को जो हमारा जो अध्ययन होता है या फिर जो व्यवहार का संपूर्ण अध्ययन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, होल में होना चाहिए, मतलब पूरा कंप्लीटली होना चाहिए, पार्ट्स में नहीं होना चाहिए, पूर्ण रूप से होना चाहिए। क्योंकि व्यवहार का ये पूर्ण और समग्र रूप कई विशेषताओं से युक्त रहता है। इनका कहना है जो व्यवहार है, जिस चीज़ का हम अध्ययन कर रहे हैं या फिर किसी चीज़ को हम सीख रहे हैं, तो वो उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, बिना उद्देश्य के वो नहीं होना चाहिए। अगर उद्देश्यपूर्ण होगा तभी हम उस चीज़ को जल्दी सीख पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है मध्यस्थ चरों की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ इंटरव्यूइंग वेरिएबल। मनोवैज्ञानिक में टोलमैन के सिद्धांत ने मध्यस्थ चरों वेरिएबल से परिचित कराया। टोलमैन ने क्या परिचित कराया है, सिद्धांत के मध्यस्थ चरों को। मध्यस्थ चरों के बारे में सिर्फ टोलमैन ने बात करी है। अभी तक जो हमने थ्योरी पढ़ी थी उनमें से किसी ने भी मध्यस्थ चरों के बारे में बात नहीं करी है। ये चर स्वतंत्र चर और आश्रित चर दोनों के बीच में स्थित होते हैं। स्वतंत्र चर जो होते हैं वो उद्दीपन होते हैं, आश्रित चर होते हैं वो होते हैं अनुक्रिया। इन दोनों के बीच में स्थित होते हैं। इन दोनों के बीच में जो होता है उसे कहते हैं मध्यस्थ चर। और मध्यस्थ चर कौन कौन से हो सकते हैं, वंशानुक्रम, पूर्व अधिगम हो सकता है, हमने जो पहले किसी चीज़ से सीखा है, हमने क्या सीखा है वो हो सकता है, हमारी एज हो सकती है, हम विशेष ग्रंथियाँ हो सकती हैं, या फिर वातावरणीय उद्दीपक हो सकते हैं। मध्यस्थ चर के ये उदाहरण एग्जाम्पल हैं सारे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे संज्ञात्मक मानचित्र की अवधारणा और संकेत गेस्टाल्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव मैप्स एंड साइन गेस्टाल्ट। नए रास्तों और नए तरीकों को तलाश करने के लिए कुछ विशेष मानसिक परिकल्पनाओं का निर्माण करते हुए एक मानसिक योजना तैयार करने से है, जिसमें नए रास्ते तलाश करने के लिए सभी विकल्पों ऑप्शन को सूझबूझ और योजना से पूर्ण व्यवहार की मदद से परखने का प्रयास किया जा सकता है।
यहाँ पर ये कहने का प्रयास किया गया है टोलमैन ने कि जिस रास्ते पर हम जाते हैं, डेली जाते हैं, या जिस रास्ते पर हम चलते हुए जाते हैं, या फिर जो लक्ष्य हमारा होता है उस लक्ष्य को पर पहुँचने के लिए हम जिन रास्तों का प्रयोग करते हैं, अगर हम उन रास्तों को, किसी एक रास्ते को ब्लॉक कर दें तो हम उन रास्तों तक ना जाकर दूसरा रास्ता खोजते हैं। सपोज़ कर लीजिए आप कहीं पर जा रहे हो और आपका लक्ष्य है कहीं पर जाना, दिल्ली जाना आपका, सपोज़ कर लिए दिल्ली जाना आपका लक्ष्य है, तो आपके पास बहुत सारे रास्ते होते हैं जाने के लिए, लेकिन आप एक ही रास्ते से जाते हैं, लेकिन किसी वजह से वो रास्ता हो गया है ब्लॉक, किसी वजह से वो रास्ता हो गया ब्लॉक हो गया है, तो आप उस रास्ते के खुलने का तो वेट करोगे नहीं, बल्कि आप दूसरे रास्ते को अपनाओगे और दूसरी अपनी सूझबूझ से उस दूसरे रास्ते को खोजने का प्रयास करोगे, कोशिश करोगे कि कौन सा वो रास्ता है जिससे मैं दिल्ली पहुंच सकता हूं, या फिर दिल्ली पहुंच सकते हैं। मानचित्र तो बना हुआ है ऑलरेडी कि मुझे जाना वहाँ पर है, और वो रास्ता भी आपको पता है, लेकिन इसके साथ साथ आप क्या करा है, अपनी सूझबूझ का थोड़ा इस्तेमाल किया है, और उस रास्ते की खुलने का इंतज़ार ना करते हुए आप दूसरे रास्ते से जाकर, या शॉर्टकट हो सकता है या लॉन्ग रास्ता भी हो सकता है, लेकिन उस रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्ते पर अपनी सूझबूझ से दूसरे नए रास्ते की तलाश करते हैं, या फिर अपनी मंजिल तक पहुंचने किसी व्यक्ति ने तलाश करी। तो ये कहना चाहता है कि संज्ञात्मक मानचित्र की अवधारणा और संकेत गेस्टाल्टवादी में भी यही था कि चिंपैंजी को क्या नहीं मिल रहे थे, केले नहीं मिल रहे थे, उन्होंने आसपास देखा कि मैं केले को हासिल कैसे कर सकता हूँ। तो वही है कि इसमें भी इन्होंने इसका यूज़ किया है, इस थ्योरी का, इसमें इन्होंने एक्सोसाइन का यूज़ किया है, कि रास्तों का यूज़ किया है, अपने दिमाग में इमेजेस हैं कि मुझे कहाँ पर जाना है, लेकिन अगर किसी कारण से वो रास्ता ब्लॉक हो जाता है, बंद हो जाता है, तो कोई व्यक्ति हार नहीं मानता यहाँ पर, बल्कि वो दूसरा रास्ता अपनाता है जाने के लिए। ठीक है, सपोज़ कर लीजिए आप अपने टीचिंग के लिए क्या करते हो, अलग अलग बुक्स को परचेज़ करते हो, या फिर अलग अलग इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लेते हो, तो जैसे कोरोना की वजह से आप नहीं एडमिशन ले पा रहे हो, या फिर कोरोना की वजह से ऑफलाइन क्लासेस नहीं हो रही हैं, तो आपने पढ़ना तो नहीं छोड़ा, आपने दूसरा रास्ता अपनाया। कौन सा रास्ता? ऑनलाइन का रास्ता। अगर ऑफलाइन का रास्ता बंद हो गया तो आपने क्या करा, आपने हार नहीं मानी, आपने ले देकर ऑनलाइन का रास्ता, ऐसा मैं कौन सा तरीका अपनाऊँ, मैं अपनी टीचिंग को, अपनी पढ़ाई को, अपनी स्टडी को, लक्ष्य को कंटिन्यू रख सकूं। तो आई होप आप समझ गए होंगे इस पॉइंट को। नेक्स्ट देखते हैं, स्थान अधिगम बनाम अनुकर्या अधिगम। स्थान अधिगम बनाम अनुकर्या अधिगम। मनुष्य, यहाँ पर टोलमैन क्या कहता है कि मनुष्य आगे बढ़ने के लिए एक निश्चित गतिक्रम अपनाना नहीं सीखते, बल्कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसका संपूर्ण मानचित्र करते हुए उस तक पहुंचने के लिए सारे रास्तों के बारे में जानते हैं। तो इनका कहना है कि जब मनुष्य को ये पता है कि मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है, तो वहाँ पर पहुँचने के लिए वो ये नहीं देखता है कि मुझे किस रास्ते पर जाना है, या फिर मुझे इसी गति से आगे बढ़ना है, बल्कि वो क्या करता है कि पूरा एक मैप तैयार करता है अपने माइंड में, या फिर अपने पूरे टाइम टेबल शेड्यूल तैयार करता है, पार्ट्स में नहीं उसको करता है। टोलमैन पहले ही कहता है कि पार्ट्स में किसी भी चीज़ को नहीं सीखना है, बल्कि पार्ट में किसी भी प्रॉब्लम्स को पार्ट में नहीं देखना है, वो क्या देखना चाहिए, उसे पूर्ण कंप्लीटली देखना चाहिए, तभी हम अपने किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो इनका कहना है कि हमें क्या करना चाहिए, कि हमें संपूर्ण मानचित्रण को करते हुए उस तक पहुँचने के सारे रास्तों के बारे में जानना हमें पड़ेगा, तभी हम उस तक पहुंच सकते हैं। जैसे हमने एग्जांपल दिया था कि आपको दिल्ली पहुंचना है, तो आपको सिर्फ एक रास्ते के बारे में पता होगा, तो कैसे पहुंच पाओगे, तो इसलिए तो आपको सभी रास्तों के बारे में पता होना चाहिए, चाहे आपके गूगल मैप की सहायता लो, चाहे फिर आप किसी से पूछ सकते हो, तो आप पूछोगे तो आपके पास जानकारी, तभी तो आपने कुछ सीखा है, आपकी लर्निंग हुई, तो आपको पूरा का पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, आधी अधूरी जानकारी, पार्ट में जानकारी नहीं होनी चाहिए।
जिस प्रकार परिस्थिति या वातावरण में जो करना होता है उसी के अनुसार अपने कार्य में परिवर्तन करते हैं, अपने कार्य में परिवर्तन करते रहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं गुप्त अधिगम। गुप्त अधिगम क्या होता है? लैटेंट लर्निंग क्या होती है? इसका एक सिनोनिम्स है। लैटेंट लर्निंग किसने दी है, लैटेंट थ्योरी किसने दी है? तो ये आपका आएगा, किसका आएगा? टोलमैन का। व्यक्ति के अंदर बहुत समय तक ज्ञान अधिगम छिपी हुई अवस्था में पाया जाता है। व्यक्ति अपने इस गुप्त अधिगम के अस्तित्व को तभी बाहर लाता है जब उसे ऐसा करने के लिए उपयुक्त अवसर या प्रेरणा मिले। टोलमैन ने यह बताने का प्रयास किया है कि पुरस्कार या पुनर्भरण अधिगम पूरा होने के लिए संपूर्ण आवश्यक शर्त नहीं है। जो हमने पहले थ्योरी पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था कि SR लर्निंग थ्योरी, RRR लर्निंग थ्योरी, SR लर्निंग थ्योरी, SSR लर्निंग थ्योरी। तो इन्होंने कहा है कि R तो कहीं पर है ही नहीं, रीइंफोर्समेंट तो व्यक्ति को ही हम देंगे ही नहीं। इनका कहना है कि SR नहीं होता, RS नहीं होता, बल्कि क्या होता है? SS लर्निंग होती है। स्टिमुलस, कोई रीइंफोर्समेंट नहीं होता, ये इन्होंने कहा है। जैसे इन्होंने क्या किया था कि जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था चूहों पर, जो बी ग्रुप था, बी ग्रुप को इन्होंने अपने पजल बॉक्स में छोड़ दिया, टीम एज में छोड़ दिया। तो इनका ये कहना है कि जो चूहों ने 10 दिन तक काम किया है, तो इन्होंने ये नहीं किया कि बस वो घूमते रहे। उन्होंने जगह को पूरी अच्छी तरीके से देखा और उनका मैप अपने दिमाग में, जगह का मैप बनाया, कौन सा रास्ता कहाँ पे जाता है। तो वो उनकी क्या थी? गुप्त लर्निंग थी। तो वो गुप्त लर्निंग से उन्होंने सीखा, और जैसे ही उनको उनका लक्ष्य मिल गया, और जैसे उनको उनका खाना मिला, लक्ष्य के रूप में क्या था? खाना था। जैसे उनको अपना लक्ष्य मिला, उनकी जो गुप्त लर्निंग थी वो कहाँ पे? तो वो बाहर निकल कर आई और उन्होंने अपनी गुप्त लर्निंग का इस्तेमाल किया। तो यही ये कहते हैं कि टोलमैन, कि व्यक्ति क्या करता है कि व्यक्ति की गुप्त लर्निंग भी होती है। जैसे ही समय आता है, टाइम आता है, वे अपनी गुप्त लर्निंग को व्यक्ति क्या करता है? प्रेजेंट करता है, उसको उपयोग में लाता है। ठीक है। टाइप से देखेंगे अब इसके प्रकार क्या, कॉन्सेप्ट हमने देख लिया। अब इसके हम इसको एजम्पशन भी कह सकते हैं, अवधारणा भी कह सकते हो, कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं। अब हम इसके देखेंगे टाइप्स कौन कौन से होते हैं इसके देखेंगे। फर्स्ट है कैथलिक। कैथलिक में क्या होता है? इनका कहना है कि चालक और लक्ष्य के बीच में विकसित होने वाले सकारात्मक और नकारात्मक संबंधों को कैथलिक कहा जाता है, कैथिक्स कहा जाता है। ठीक है। चालक और लक्ष्य के बीच में विकसित होने वाले या तो सकारात्मक क्रिया होगी या नकारात्मक क्रिया होगी, लर्निंग होगी, या तो वो सकारात्मक हो या फिर नकारात्मक हो, लर्निंग जरूरी, क्रिया तो होएगी, लर्निंग तो होएगी। तो इसको इन्होंने कहा है कैथिक्स। नेक्स्ट है समतुल्य विश्वास। यहाँ पर लक्ष्य और उपलक्ष्य के आपसी संबंध समतुल्य विश्वास कहलाता है। लक्ष्य ये आपका टीचर बनना, और उपलक्ष्य हो गया आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या फिर डिग्री वगैरह, या आप फिर तैयारी कहाँ से कर रहे हो, तो ये आगे हो गए उपलक्ष्य। मेन लक्ष्य क्या हो गया आपका? टीचर बनना, गवर्नमेंट जॉब आपको हासिल करना, या फिर आपका मेन लक्ष्य। और उन तक पहुंचने के लिए जो सीढ़ियाँ आप यूज़ करते हो, जो आप पढ़ोगे, आप कोचिंग लोगे, या फिर आप ऑनलाइन क्लासेस लोगे, ऑफलाइन क्लासेस लोगे, या फिर CTET क्लियर करोगे, टेट क्लियर करोगे, तो जो आपसी संबंध है, जो आपसे रिलेशनशिप है उस कार्य को करने के लिए, तो उसे कहा गया समतुल्य विश्वास। इसके बाद है क्षेत्रीय प्रत्याशा। इसमें इन्होंने कहा है कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कठिन और लंबे मार्ग के स्थान पर आसान और छोटे मार्गों को अपनाना क्षेत्रीय प्रत्याशा कहलाएगी। क्या कहा है इन्होंने कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के कठिन और लंबे मार्ग के स्थान पर आसान और छोटे मार्ग को अपनाना क्षेत्रीय प्रत्याशा कहलाएगी।
आप कहीं पर जा रहे हो, आपको लग रहा है कि ये तो लॉन्ग टर्न है, लॉन्ग वे है और मुझे इस रास्ते से जाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट होएगा, शॉर्टकट हम अपनाते हैं। तो किसी भी गांव से निकाल लिया या किसी भी छोटे रास्ते से हम ले जाते हैं, तो उसको टोलमैन ने क्या कहा है, चेती प्रत्याशा। चेती, उसके बाद है चेती संज्ञा प्रारूप। अधिगम के लिए व्यक्ति जिन जटिल मानसिक विधियों के काम में लेता है, जैसे कल्पना, मूर्त चिंतन, वाद विवाद, समस्या समाधान आदि। लर्निंग के लिए जो कठिनाई वाली कौन सी हो गई, हल जोतना थोड़ी ना हो गया। इसमें होगा कि व्यक्ति सोचेगा, कल्पना करेगा, मूर्त चिंतन करेगा, वाद विवाद करेगा, समस्या समाधान विधि को अपनाएगा। तो बहुत सारी ऐसी विधियां हैं जिनको अपनाकर व्यक्ति अपनी मानसिक विधियों को काम में लेता है। उसको कहा गया यहाँ पे चेती संज्ञान प्रारूप, टोलमैन के द्वारा। अधिगम के लिए दोबारा बता देते हैं। अधिगम के लिए व्यक्ति जिन जटिल मानसिक विधियों को काम में लेता है, जैसे जटिल मानसिक विधियाँ कौन कौन सी होती है, कल्पना, रीजनिंग, अमूर्त चिंतन, वाद विवाद, समस्या समाधान आदि। इन सबको जो व्यक्ति अपने काम में लेता है, काम में लेकर सीखने के लिए, तो उसको क्या कहा गया, चेती संज्ञान प्रारूप। नेक्स्ट है आपका चालक विभेदीकरण। विभिन्न प्रकार के चालकों में अंतर करना। कभी भूख लग रही, कभी प्यास लग रही है, तो कभी नींद आ रही है, तो अलग अलग क्या हमारे जो स्टिमुलस है उनमें क्या है, उनमें अंतर करा जाता है, विभेदीकरण है जो। नेक्स्ट आता है नियम क्या क्या होंगे टोलमैन के सीखने के थ्योरी के। 3 ही नियम इन्होंने बताए हैं। 3 नियम हम देखते हैं। क्षमता का नियम, लॉ ऑफ कैपेसिटी। लॉ ऑफ कैपेसिटी ये विद्यार्थी के लक्षणों, विशेषताओं और योग्यता को से संबंधित है, जो काम और स्थितियों के प्रकार को निर्धारित करता है। और इसके 6 उपनियम है। 6 उपनियम है इसके, ठीक है। जो क्षमता का नियम है उसके 6 उपनियम है। क्षमता का नियम क्या है कि विद्यार्थी में कौन कौन से क्षमता है किसी काम को करने के लिए, किस चीज़ को सीखने के लिए, उसके लक्षण क्या है, उसकी योग्यता क्या है, उसकी विशेषता क्या है, उनसे संबंधित होता है और काम और स्थितियों के प्रकार को निर्धारित करता है। उसके नियम है 6। आप अगर आपके पास लक्ष्मी की बुक हो तो आप उससे 6 उपनियम लिख सकते हो। उसके बाद है उत्तेजना का नियम, उद्दीपक भी बोलते हैं इसे। अधिगम के लिए उद्दीपक उद्देश्य का होना जरूरी है। इसके 5 उपनियम है। सीखने के लिए किसी भी उद्दीपक या उद्देश्य का होना, लक्ष्य का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना उद्देश्य के कोई भी लर्नर लर्निंग नहीं कर सकता, ये कहना है टोलमैन का, ठीक है। तो आपका उद्देश्य क्या है, टीचर बनना। किसी का उद्देश्य होता है बैंक में लगना, किसी का उद्देश्य आर्मी में लगना हो सकता है। तो उन चीज़ों के लिए व्यक्ति क्या क्या सीखता है, क्या क्या कहाँ से सीखता है, क्या काम करता है, अपने फॉर्म्स को फिलअप करता, टेस्ट वगैरह क्रिएट करता है अपने लिए। तो वो क्या कहा गया है टोलमैन ने कि सभी का ना लाइफ में कोई ना कोई एम है, गोल है, उद्देश्य। और इसके भी 5 उपनियम है। फर्स्ट के 6 उपनियम है, सेकंड के 5 उपनियम है। थर्ड देखेंगे प्रस्तुतिकरण का नियम। तो थर्ड नियम देखते हैं, प्रस्तुतिकरण का नियम। इसमें आवृत्ति, अभिप्रेरणा आदि को महत्व दिया जाता है। ये वस्तु सामग्री की प्रस्तुति के तरीके से संबंधित है। इसके 5 उपनियम है। प्रस्तुतिकरण किस तरीके से हम किसी भी चीज़ को प्रेजेंट कर रहे हैं, उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। कोई टीचर्स अपने टॉपिक को किस तरीके से बच्चे के सामने प्रस्तुत कर रहा है, कौन कौन से मेथड को यूज़ कर रहा है, कौन कौन से टेक्निक का यूज़ कर रहा है। तो ये सब टोलमैन के प्रस्तुतिकरण के नियम में आते हैं। तो और इसमें भी इन्होंने 5 उपनियम बताए हैं। तो चलिए अब हम इसकी विशेषता देख लेते हैं। एजुकेशन इम्प्लीकेशन बाद में देखेंगे, विशेषताएं क्या क्या है। लक्ष्य के मार्ग पर ध्यान दिया जाना चाहिए, अन्य क्रिया पर नहीं।
जो लक्ष्य है हमारा, जो हमारा उद्देश्य है, उस पर ध्यान देना है, ना कि हमें अनुक्रिया पर ध्यान देना है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं। हमें सिर्फ अपने लक्ष्य पर पहुंचना है। टोलमैन का ये कहना है कि हमें सिर्फ अपने मार्ग पर पहुंचना है, मार्ग पर ध्यान देना चाहिए, जो लक्ष्य है उसके मार्ग पर ध्यान देना चाहिए, ना कि हम जो काम कर रहे हैं उस पर। सेकंड पॉइंट है आपका, व्यक्ति उन चिन्हों से सीख लेता है जिनका वे अर्थ समझ जाता है। व्यक्ति उन चिन्हों से ज़्यादा सीखता है जिनका वे अर्थ समझ जाता है। अब कई जगह पर आप रोड पर जाते हुए देखा होगा कि ये एरिया कौन सा है, कहाँ पर ये जाता है, कौन कौन से चिन्ह हैं, तो कौन कौन सा कच्चा रास्ता है, कौन सा पक्का रास्ता है, कहाँ पे पक्की सड़क है, या फिर कहीं पर मैप वगैरह में आपने देखा होगा ग्रीन जहाँ पे सिंबल्स होते हैं, चिन्ह होते हैं, तो वहाँ पर आप समझ जाते हैं कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे। कहीं पर आपको नीला कलर दिखाई देता है तो आप समझ जाते हो तो यहाँ पर क्या होगा, नदियाँ ज़्यादा होंगी। तो जो चिन्ह होते हैं, जो व्यक्ति चिन्हों से ज़्यादा सीखता है उनका अर्थ समझ जाता है और उनसे व्यक्ति की लर्निंग ज़्यादा होती है। अधिगम की प्रक्रिया में उद्देश्य या लक्ष्य का महत्वपूर्ण स्थान होता है। प्रत्येक कार्य किसी उद्देश्य पर आधारित होता है। ये सिद्धांत विशुद्ध व्यवहार पर आधारित है। उसके बाद है व्यक्ति के निरीक्षित व्यवहार की व्याख्या की जाती है। टोलमैन ने अपने सिद्धांत में मोलार व्यवहार को शामिल किया गया है। अब मोलार व्यवहार क्या है, जो भी किसी भी व्यक्ति का, जो व्यक्ति होता है, जो लर्नर होता है, उसका एक लक्ष्य होता है, लक्ष्य केंद्रित होता है, और जो लक्ष्य केंद्रित होता है कोई भी काम को, उसको कहा गया है मोलार व्यवहार। ठीक है, इसमें लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वातावरणीय कारकों को अधिक महत्व दिया जाता है, तो इसको भी क्या कहा गया है, इसको भी मोलार व्यवहार कहा गया है। ठीक है जी, तो ये थे आपके टोलमैन की थ्योरी। टोलमैन की थ्योरी आपकी हो चुकी है, और एजुकेशन एवोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी आपको। अगर आपको इसमें से कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो ये थी आपकी टोलमैन लर्निंग थ्योरी। आई होप तो आपको समझ में आई होगी, बहुत ही ईजी वे में मैंने आपको समझाई है। अगर समझ में आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।